Hello students, welcome to online classes of Babu Shobaram Arts College, Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography. Students, we are doing second paper of BA Part 2, Human Geography, and the topic that we are taking today is Different Schools of Thought of Human Geography. तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है मानव भूगोल की विचारधाराएं, और आज मानव भूगोल की विचारधाराओं में हम मानव भूगोल की मुख्य विचारधाराएं पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम दूसरी विचारधाराओं पे आएंगे। तो मानव भूगोल की मुख्य विचारधाराएं किस प्रकार से पैदा हुई और किस प्रकार से उन विचारधाराओं ने फिर बड़ा रूप लिया। तो प्रारंभिक जीवन में मानव अपने भोजन के लिए केवल आखेट एवं एकत्रीकरण पर ही निर्भर था। उस समय मानव का समाज बिल्कुल निम्न स्तर पर था और मानव के पास कुछ भी आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। बाद में उसने जानवरों को पालना शुरू किया। ये उसकी पहली आर्थिक क्रिया हम कह सकते हैं, क्योंकि जानवरों से उसको लगता था कि जानवर उसकी सुरक्षा करेंगे, और पालतू जानवर अन्य जानवरों से मानव की रक्षा करते भी थे। वे उसके पहरेदार बन गए। फिर मानव ने देखा कि जानवरों से उसको दूध और मांस उपलब्ध हो रहा है, तो उसने दूध और मांस के लिए जानवरों को पालतू बनाया। मानव ने कुछ खाद्य पदार्थों के पौधे भी उगाना सीख लिया और धीरे धीरे कृषि भूदृश्य उपस्थित हो गया। तो सबसे पहला जो मानव का आर्थिक क्रियाकलाप था वो जानवरों को पालना यानी पशुपालन, और धीरे धीरे कृषि, जो कि उसका सेकंड क्रियाकलाप बन गया। ये सभी कार्य मानव ने उसको दी गई छांट का उपयोग करके किया। वातावरण द्वारा मानव को जो छूट दी गई थी, मानव उसका लाभ उठाता रहा। अपनी बुद्धि व क्षमता का उपयोग करके मानव अपने वातावरण के व्यवधानों को दूर करने लगा, और कभी कभी मानव को यह लगने लगा कि वह वातावरण को नियंत्रित कर सकता है। परंतु जिन क्षेत्रों में वह ऐसा नहीं कर पाया, उसने प्रकृति वातावरण की उच्चता को स्वीकार कर लिया। मानव की इस क्रिया प्रतिक्रिया, वातावरण की श्रेष्ठता तथा वातावरण को नियंत्रित करने की प्रक्रिया ने मानव भूगोल में दो प्रकार के भूदृश्यों को जन्म दिया। पहले प्रकार का भूदृश्य वह था जिसमें मानव प्रकृति के नियंत्रण को स्वीकार करता था, यानी मानव इस बात को मानता था कि वह प्रकृति जैसा उससे कहेगी वह उसे करना पड़ेगा और प्रकृति के अधीन वह सदा ही रहेगा। दूसरी प्रकार के भूदृश्य वे थे जिनमें मानव की श्रेष्ठता दृष्टिगोचर होती थी। भूगोलवेत्ताओं ने इन भूदृश्यों को क्रमशः वातावरण निश्चयवाद तथा वातावरण संभववाद का नाम दिया। तो स्टूडेंट्स, वातावरण निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद यानी प्रकृति की निश्चयवादी अप्रोच मानव के ऊपर, यानी प्रकृति ये निश्चित करती है कि मानव क्या करेगा और वही मानव को करना होता है। तो ये पहली सोच थी जिसको कि हम वातावरण निश्चयवाद कहते हैं। और जो दूसरी सोच है वह है वातावरण संभववाद, यानी मानव ने कुछ ऐसी चीजें कर दिखाई जिससे कि प्रकृति के ऊपर उसका प्रभुत्व एक तरह से किसी स्थान पर कायम हो गया। तो मानव को ऐसा लगा कि प्रकृति में मानव दो के क्रियाकलाप भी संभव हैं और मानव जो चाहे वह कर सकता है। तो इसको वातावरण संभववाद का नाम दिया। तो दो शाखाएं उत्पन्न हो गई, वातावरण निश्चयवाद और वातावरण संभववाद। वातावरण निश्चयवाद यानी प्रकृति की निश्चयवादी प्रक्रियाएं, और संभववाद मानी मानव ने जो प्रक्रियाएं की उसके द्वारा प्रकृति के अंदर उसका वो कुछ कार्य अपने कर सकता था, तो कुछ कार्य संभव थे। निश्चयवाद के समर्थकों का विचार था कि वातावरण ने मानव के कार्यों की सीमाओं को निर्धारित कर दिया, यानी वातावरण ने निर्धारित कर दिया कि मानव इतना कार्य कर सकता है, उससे ज्यादा वह नहीं कर सकता। जबकि संभववाद के विचारक मानते थे कि मानव वातावरण को परिवर्तित करने में सक्षम है। इन दोनों विचारधाराओं के तर्क वितर्क के बाद एक तीसरी विचारधारा अस्तित्व में आई जिसको हम नव निश्चयवाद कह सकते हैं। इन विचारकों के विचार थे कि उपरोक्त दोनों विचारधाराएं अंशतः सही है तथा अंशतः गलत भी है। इस प्रकार मानव भूगोल की तीन मुख्य विचारधाराएं हैं। तो पहली है जब मानव बिल्कुल अपने आप को प्रकृति के अधीन मानता था, उसको हम वातावरण निश्चयवाद कहते हैं। दूसरी है
जब मानव ने कुछ चीजें संभव करनी, कुछ चीजें संभव कर दिखाई, उसको हम वातावरण संभववाद कहते हैं। और तीसरी है वातावरण नवनिश्चयवाद, जिसमें कि दोनों को कुछ सही और कुछ गलत माना गया है। इन तीनों विचारधाराओं का विस्तृत अध्ययन अब हम आगे करते हैं। सबसे पहला वातावरण निश्चयवाद यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। Environmental determinism means that the environment or the nature decides what the human can do and what he cannot do. यानी मानव क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये वातावरण निश्चय करेगा या प्रकृति निश्चय करेगी। यद्यपि मानव जीवन की क्रियाओं पर वातावरण के प्रभाव को तो प्राचीन भारतीय तथा यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने भी माना था, परंतु इस विचारधारा का विधिवत विकास जर्मनी में हुआ। 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में भूगोल के वर्तमान वैज्ञानिक रूप का विकास सबसे पहले जर्मनी में हुआ। वॉरेनियस, फॉस्टर्स, कैंट, हम्बोल्ट, रिटर तथा रैट्जेल ये मुख्य जर्मन भूगोलवेत्ता थे और इन भूगोलवेत्ताओं के ग्रंथों में वातावरण के तत्वों या एलिमेंट्स का मानव जीवन और मानवीय क्रियाओं पर प्रभाव वर्णित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये बात कर रहे हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी की, जब मानव ये सोचता था कि जैसी प्रकृति है हमको वैसा ही रहना होगा। उस समय में बिजली बहुत कम थी या उसका विकास बहुत कम हुआ था, तो मानव यदि ठंड का मौसम था तो मानव को ठंड में ही अपने आप को ढक के रहना पड़ेगा, यदि गर्मी का मौसम है तो उसको गर्मी में ही रहना पड़ेगा। बाद में जब मानव ने बहुत सारी खोजें और आविष्कार किए, तब ये पता चला कि हाँ, प्रकृति के ऊपर थोड़ा नियंत्रण मानव का भी है। तो वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा में वातावरण को प्रधानता दी गई। इसके अंतर्गत यह विचार पुष्ट किया गया है कि किसी प्रदेश की स्थिति, भूरचना, उच्चावच, जलवायु, मिट्टियां, खनिज संसाधन, वनस्पति और जंतु वर्ग के द्वारा उस प्रदेश में निवास करने वाले मानव वर्ग के शारीरिक स्वास्थ्य, भोजन, वस्त्र, मकान, आर्थिक उद्योग, सामाजिक संगठन तथा संस्कृति का प्रारूप निश्चित किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये सिंपल सी एक बात है कि जहां मानव पैदा हुआ है या जहां भी कोई मानव समुदाय रहता है, वहां की लैटिट्यूडिनल लोकेशन, वहां का क्लाइमेट, वहां का रिलीफ, ये सब इस बात को निर्धारित करते हैं कि वहां रहने वाले मानव किस प्रकार के क्रियाकलाप करेगा। तो इसमें वातावरण निश्चयवाद यानी प्रकृति ये निश्चित करती है कि वो किस प्रकार के कार्य करेगा। उदाहरण के लिए, गर्म तथा आर्द्र जलवायु के प्रदेशों में बड़ी आसानी से चावल, गन्ना, रबर, जूट, चाय, नारियल आदि का उत्पादन होता है तथा इस उत्पादन के अनुसार ही मानव वर्ग के भोजन, वस्त्र, मकान, उद्योग आदि होते हैं। यानी वहां के लोग चावल खाएंगे और रबर निकालेंगे, जूट के बैग्स बनाएंगे, नारियल का सामान बनाएंगे। तो जो चीजें प्रकृति उनको दे रही है, उसी प्रकार के उद्योग, ये प्राइमरी उद्योग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी उद्योग उसी प्रकार का वहां पर होगा। समशीतोष्ण जलवायु के प्रदेशों में गेहूं, चकुंदर, अलसी, सोयाबीन, रेशम, ऊन आदि का उत्पादन होता है और इस उत्पादन के अनुसार मनुष्य का रहन सहन होता है। वहां पर ठंड भी पड़ती है तो वहां ऊन और रेशम काम आ जाता है और गेहूं, चुकंदर आदि सर्दियों में मानव खा सकता है। टुंड्रा जैसे अत्यंत ठंडे प्रदेश में वहां कोई फसल नहीं होती, वहां किसी भी प्रकार का मानवीय क्रियाकलाप बहुत ही मुश्किल है। तो ये सीधी सी बात है कि वहां के मानव को वहां के जो जानवर हैं उन्हीं की खाल, मांस आदि से अपना काम चलाना होगा और उन्हीं से ही भोजन, वस्त्र एकत्र करना पड़ेगा। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों को सील मछली, बारहसिंगा आदि के मांस, खाल और हड्डियों से भोजन, वस्त्र, तंबू, स्लेज गाड़ी इत्यादि प्राप्त होते हैं। उष्ण मरुस्थलों में जल की कमी से ऊंट चराने का उद्योग विकसित होता है। तो उष्ण प्रदेश, समशीतोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, इन सब में जिस प्रकार की जलवायु है, जिस प्रकार के उत्पाद पृथ्वी वहां पर देती है, उसी प्रकार मानव को अपना निवास वहां पर करना पड़ता है और उसी प्रकार से उसको रहना पड़ता है। महासागरीय तटों के निवासी मत्स्य उद्योग तथा जहाज निर्माण में कुशल होते हैं। पर्वतों के मनुष्य वनों की उपज तथा पशुचारण पर अधिक निर्भर करते हैं। इस प्रकार वातावरण के प्रभावों को प्रधानता दी जाती है। इस विचारधारा के मुख्य प्रतिपादक रैट्जेल थे तथा उनकी शिष्या कुमारी सैंपल, जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी। उन्होंने इस विचारधारा का विस्तृत प्रतिपादन किया था।
अमेरिकन भूगोलवेत्ता हंटिंगटन भी वातावरण निश्चयवाद के ही समर्थक थे और उन्होंने अपने ग्रंथों में निश्चयवाद के आधार पर ही प्रादेशिक वर्णन तथा क्रमबद्ध वर्णन विस्तार पूर्वक किए हैं। इस विचारधारा का वर्णन जर्मन विचारधारा के अंतर्गत किया गया है क्योंकि यह जर्मनी में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। तो स्टूडेंट्स, वातावरण निश्चयवाद बहुत ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रकृति ये निश्चित करती है कि मानव किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करेगा और किस प्रकार से वो वातावरण में रहेगा। ये उस समय की बातें हैं, सब 17वीं 18वीं और 19वीं शताब्दी की, जब बहुत से आविष्कार नहीं हुए थे। तो उस समय मानव को प्रकृति के अधीन ही रहना होता था और उस समय की विचारधारा, उस समय ये विचारधारा बिल्कुल उस समय के हिसाब से सही थी। उसके बाद धीरे धीरे मानव आविष्कार करने लगा। ठंडे प्रदेशों में वो ग्रीन हाउसेस के अंदर खेती करने लगा और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वाहन बन गए और इस प्रकार से बिजली का उत्पादन हुआ। इस प्रकार से बहुत सी चीजें जो पहले वातावरण में संभव नहीं थी वो संभव होने लगी। इससे पॉसिबिलिज्म का, यानी पॉसिबल है, पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट सामने आया जिसको हम एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म कहते हैं या वातावरण संभववाद। इस विचारधारा का जन्म 20वीं शताब्दी के फ्रांस में हुआ था। इस विचारधारा के प्रवर्तक विडाल डी ला ब्लाश तथा फेब्रे थे। ब्लाश के शिष्य ब्रून्स डिमांजिया आदि ने इस विचार का अधिक पुष्टिकरण किया था। संभावना का अर्थ है प्रत्येक देश में प्रकृति ने वातावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की हैं। मानव वर्ग उन संभावनाओं का उपयोग अपनी छांट या अपनी चॉइस के अनुसार करके अपने जीवन के ढंग तथा आर्थिक सामाजिक प्रारूप को निश्चित करता है। संस्कृति का निर्माण मानव वर्ग की छांट तथा जीवन के मूल्यों के आधार पर होता है। इस प्रकार इस विचारधारा में मानवीय छांट को प्रधानता दी गई है, यानी ह्यूमन चॉइस को प्रधानता दी गई है, यानी वो अपनी चॉइस के अनुसार कुछ भी संभव कर सकता है यदि वह उस प्रकार से उद्यम करे तो। उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु तथा मिट्टियां गेहूं, कपास, चुकंदर के उत्पादन के लिए सदैव ही उपयुक्त रही हैं। परंतु कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज करने के बाद जब यूरोपीय देशों के लोग 17वीं शताब्दी और बाद में अमेरिका में आकर बसे, तभी उन लोगों ने अपने यूरोपीय संस्कृति का प्रयोग करते हुए अपनी छांट के द्वारा गेहूं, चुकंदर, कपास इत्यादि का उत्पादन बड़े पैमाने पर आरंभ किया। यूरोपीय देशों से आकर बसने वाले लोगों से पूर्व भी उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन लोग हजारों वर्षों से निवास करते रहे थे, परंतु उन आदिवासियों ने गेहूं, चुकंदर, कपास इत्यादि का उत्पादन नहीं किया। यानी वहां की जो प्रकृति थी वो इन 3 फसलों को, चुकंदर, गेहूं और कपास के लिए वहां की प्रकृति उपयुक्त थी, लेकिन उन लोगों ने, रेड इंडियंस जो वहां के नेटिव्स थे या वहां के रहने वाले थे, उन्होंने इनका उत्पादन नहीं किया। लेकिन यूरोप से जो लोग गए वहां पर, उन्होंने जाकर इनका उत्पादन किया। रेड इंडियंस आखेट और पशुचारण के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते रहे। अतः यह सिद्ध होता है कि मानव वर्गों के जीवन की क्रियाओं को निश्चित करने में प्रकृति के प्रभाव की अपेक्षा मानवीय छांट या ह्यूमन चॉइस का भी महत्व है, यानी वो क्या करना चाहता है। प्रकृति तो केवल कुछ सीमाएं निर्धारित कर देती है और उन सीमाओं के अंदर, अर्थात संभावनाओं का प्रयोग करके, पॉसिबिलिटीज का प्रयोग करके मानव वर्ग अपनी छांट के अनुसार अपने जीवन की क्रियाओं को निर्धारित करता है। अब हम आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे, जो है वातावरण नव निश्चयवाद या एनवायरमेंटल नियो डिटर्मिनिज्म। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि निश्चयवाद और संभववाद दोनों ही सही है और गलत है। निश्चयवाद माने प्रकृति की निश्चयवादी फोर्सेस, तो प्रकृति के ऊपर कुछ मानव का भी वश चलता है, और संभववाद यानी सब कुछ संभव हो, तो सब कुछ तो मानव के द्वारा संभव है नहीं। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट, जिसको कि हम थोड़ा माइल्ड कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, जो कि दोनों को सही या गलत बताता है। तो तीसरा है नव निश्चयवाद या एनवायरमेंटल नियो डिटर्मिनिज्म। यह विचारधारा रूसी, अमेरिकन तथा ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रतिपादित की गई है। इसमें प्रकृति के वातावरण निश्चयवाद या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म तथा वातावरण संभववाद, एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, दोनों का समन्वय किया गया है। इसमें यह माना गया है कि प्रत्येक प्रदेश में प्रकृति की शक्तियों और तत्वों के द्वारा कुछ सीमाएं निश्चित की जाती हैं, उनको ही संभावनाएं कहा जा सकता है।
और उन सीमाओं के अंदर ही मानव वर्ग अपनी छांट का प्रयोग करता है, यानी अपनी चॉइस का प्रयोग करता है। प्रकृति पर मानव की पूर्ण विजय नहीं है, अतः मानव प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। मानव वर्ग वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए वातावरण में रूपांतरण या मॉडिफिकेशन भी करता है। उदाहरणार्थ, पर्वतों में रेल मार्ग और सड़क मार्ग के लिए मानव ने सुरंगें बना ली हैं। पर्वतीय ढालों पर कृषि करने के लिए सीढ़ीदार खेत यानी टेरेस फार्मिंग की है, उनका निर्माण कर लिया है। मिट्टियों के उर्वरापन को बढ़ाने के लिए खेती में खाद तथा उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन को बहुत बढ़ा लिया है। शुष्क प्रदेशों में खेती करने के लिए नहरों तथा नलकूपों से सिंचाई सिंचाई की योजनाएं कार्यान्वित कर ली हैं। उष्ण जलवायु में शीतकों के प्रयोग से तापमान कम कर लिए हैं, जिससे अधिक काम किया जा सके। ठंडी जलवायु के प्रदेशों में हीटर्स के प्रयोग द्वारा, तापकों के प्रयोग द्वारा तापमान को ऊंचा बनाकर जलवायु को सुखद बना लिया है। नदियों पर बांध बनाकर भू अपरदन को रोक दिया है तथा जल विद्युत का उत्पादन करके कारखानों में निर्माण उद्योगों का भारी विकास किया है। जलयानों, वायुयानों, रेडियो, टेलीविजन आदि का निर्माण करके मानव ने समस्त पृथ्वी पर परिवहन और संचार की व्यवस्थाओं के जाल फैला दिए हैं, जिनसे मानव जीवन समृद्धिशाली और सुखी हो गया है। परंतु प्रकृति की समस्त रुकावटों को वह दूर नहीं कर पाया है। मानव ने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन अभी भी यदि कोई प्राकृतिक रूप से तूफान या बाढ़ या ऐसी कोई त्रासदी होती है तो उसमें मानव का वश नहीं चलता है। नवनिश्चयवाद के मुख्य प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर, अमेरिकन भूगोलवेत्ता कार्ल सावर, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन, रॉक्सबी, फ्लूर तथा रूसी भूगोलवेत्ता डोकुचायेव थे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में पढ़ा। तो ये तीन विचारधाराएं मानव भूगोल की मुख्य विचारधाराओं के रूप में मानी जाती हैं। अगले पार्ट्स में हम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।